नमस्कार, यूएस स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं। आज है इस साल की आखिरी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं कि 18,000 का जो सपोर्ट है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त निफ्टी तकरीबन 100 अंकों के आसपास की नरमी है, जो कि ग्लोबल क्यूज को देखकर यह साफ हो गया था कि इतने नीचे तो हम खुलेंगे, लेकिन 17,992 एक हल्का सा झटका लगा नीचे की तरफ। लेकिन ये वो लेवल है जहां पर बुल्स और बेयर्स के बीच में जबरदस्त रस्साकशी चल रही है और 18,009 का स्तर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 279 अंकों के आसपास की नरमी वहां पर भी है और आज हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले कम से कम 2 गिरने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। निफ्टी के 50 में से 45 शेयर इस वक्त लाल निशान में है, सिर्फ 5 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में हैं और कोई भी शेयर 1% से ज्यादा की बढ़त नहीं दिखा रहा है। सबसे ऊपर है टाटा स्टील, जहां पर हम 0.25% से थोड़ी ज्यादा की तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा स्टॉक्स में हल्की सी बाइंग है। थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि वहां सिलेक्टिव बाइंग आ रही है, लेकिन इंडेक्स जो है आप सभी के सभी इंडेक्स को आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए देखेंगे और छोटे मझोले जो शेयर हैं वहां से भी किसी राहत के संकेत नहीं है। मिड कैप इंडेक्स जो है 1% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन 0.5% की नरमी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स से करीब करीब 16 के आसपास आज हम हल्का सा उछाल वहां पर देख रहे हैं। सवाल यह है कि आज एक्सपायरी के दिन आपको किस तरह के ट्रेड बनाने चाहिए। क्या डिप्स बाय का मौका है या इससे बेहतर यह होगा कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने दे, वहां पर सेल करके चले। ये सब कुछ अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। साथ ही आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े उस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय हम जरूर लेंगे। हमारा फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर रेटिना स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम का पता भी आपकी स्क्रीन पर है। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी। सनी और क्षितिज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। क्षितिज, शुरुआत आपसे करेंगे। जो आंकड़े बन रहे थे वायदा बाजार के या फिर जो ग्लोबल संकेत थे उससे ये तो क्लियर था कि बाजार आज कमजोर खुलेगा और 18,000 के आसपास एक सपोर्ट लेगा भी। एक ब्रीफली उसको ब्रीच किया निफ्टी ने, 18,000 के नीचे गया, लेकिन उसी के आसपास बना हुआ है। कुछ खास एक्शन आज हम एक्सपायरी के दिन भी बाजार में देख नहीं रहे हैं। कल जैसा हमने एक दायरे का ट्रेड देखा था, आज वो सिमिलर पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। क्षितिज, आप क्या सलाह देंगे आज, खास तौर से चूंकि एक्सपायरी भी है, क्या ऊपर जाए 18,100 के आसपास या फिर 150 के आसपास? क्या आपको लगता है कि अगर उधर के मूव्स मिले तो वहां पर शॉर्ट करना चाहिए ट्रेडर को? जी, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा और आपके सभी दर्शकों को पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ग्लोबल मार्केट के संकेतों के चलते हम लोगों ने ये देखा कि आज भारतीय बाजार भी कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होते दिखाई दिए। हालांकि थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन भी दिखाई दे रहा है। साल के आखिरी एक्सपायरी में हम लोग मूव करें और इनफैक्ट अब रोल ओवर भी होते दिखाई दे रहे हैं जनवरी सीरीज के अंदर। तो जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं लोअर लेवल्स पे, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जिस तरीके से डेटा डेवलप हो रहा है ऊपरी स्तरों पे एक बार फिर से सेलिंग दोबारा से हावी हो सकती है। बीते कई शोज में भी आपके चैनल पे मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि ऊपरी स्तरों पे 18,200 का काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल बनता दिखाई दे रहा है निफ्टी का। तो आने वाले सेशंस में, और इनफैक्ट अगर हम आज के सेशन की बात करें तो 18,050 से लेकर 18,100 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। काफी कॉल राइटर्स वहां पे एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग डाउन साइड की देखिए बात करें तो पुट राइटर्स थोड़ा बहुत पोजीशन बनाते दिखाई तो दे रहे हैं 18,000 के लेवल्स पे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे आते दिखाई दे रहे हैं बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में अगर कोई भी बाउंस मिलता है इंटरडे पर्सपेक्टिव से तो हमें वहां पे पुट लेके ही ट्रेड करना चाहिए या फिर शॉर्ट सेल करके ही आज के सेशन में इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर बारे में बात करें तो शॉर्ट सेल करके ही आज के सेशन में हमें काम करना चाहिए। ओके, तो बिकवाली करके ही चलना चाहिए ऊपर की तरफ। 18,100 एक मेजर हर्डल इस पर दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ समय पहले तो हम 18,200 के लेवल्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो पार करना तो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है और आगे के लिए कमजोरी ही देखने को मिल सकती है। तो ये रणनीति भी आपको इस वक्त बाजार में सुझा दी गई है। लेकिन चलिए, इस माहौल में आपके क्या सवाल हैं वो भी हम इस शो में शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपको बताई दिया है। लगातार एक नंबर है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से अनुज जी ने संपर्क किया है हमें। अनुज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार। मेरा जो सवाल है वो हैप्पीएस्ट माइंड पर है। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। मेरी बाइंग है 420 रुपीज़ की और मेरे पास 50 शेयर्स है। ओके ओके, काफी समय से लग रहा है आप इसे होल्ड कर रहे हैं अनुज जी, और क्लियरली आपको मुनाफा भी हो रहा है, तो पहले तो बधाई आपको जो मुनाफा हो रहा है। हालांकि काफी समय से लग रहा है कि आपने होल्ड किया है, तो आपको 1000 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऊपरी स्तरों से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार एक गिरावट भी देखने को मिल रही है। 875 के पास इस वक्त ये शेयर कारोबार कर रहा है। सनी, आपसे समझना चाहेंगे हैप्पीएस्ट माइंड पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, समय दे सकते हैं इस स्टॉक को, लेकिन क्या आपको लग रहा है एक तेजी के लिए रुकना चाहिए इस स्टॉक में, या फिर अभी फिलहाल निकल जाना चाहिए? क्योंकि एंट्री तो इन्होंने काफी अच्छे लेवल्स पे ली थी और मुनाफा भी अच्छा हो रहा है इनको, तो अभी मुनाफा बुक करने की राय देंगे या और तेजी के लिए बने रह सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में? गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? जी या तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड, पहले हैप्पीएस्ट माइंड पे आने से पहले मैं आईटी सेक्टर में एक मेरी राय देना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर अगले 3 से 6 महीने के लिए शायद एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, और ये एक्यूमुलेशन फेज है आईटी कंपनीज के लिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन के कारण ये कंसर्न है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है आईटी कंपनीज के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेरिएट हो सकता है। तो और हैप्पीएस्ट माइंड, इन पर्टिकुलर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करूं तो ये एक नामी कंपनी है मिड कैप सेक्टर में, और जितनी भी जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, एमएल एआई, उस पर फोकस करती है। काफी इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है कंपनी। तो डेफिनेटली ऑल्दो इट इज ट्रेडिंग एट एन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, मैं इन्हें सलाह दूंगा कि स्टॉक में बने रहे, और अगर इनके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस है तो अगले 3 से 6 महीने में इसे एक्यूमुलेट करते रहे। इट्स अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक, सो शुड नॉट बी एन इश्यू। बट अगर इनका अगर ट्रेडिंग है, इनका माइंडसेट ट्रेडिंग और पोजिशनल काम करने का है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करके लोअर लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दी जा रही है हैप्पीएस्ट माइंड्स में अगर आपको मुनाफा हो रहा हो तो। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल आया है, और ये सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए। सोशल मीडिया पर तमाम दर्शकों के सवाल हमें आ रहे हैं, और मंटू गुप्ता का सवाल ये है, कावेरी सीड को लेकर 100 शेयर है 580 रुपए के भाव पर। क्षितिज, हमने देखा था कि लोअर लेवल से 400-450 रुपए के भाव से अच्छी एक रिकवरी आई थी, 600 रुपए के आसपास तक शेयर गया, ऊपरी स्तर से फिर से फिसला, 500 के पास है। इसके पैटर्न्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्या इसमें अभी बने रहें? हालांकि इनके खरीद भाव थोड़ी सी ऊपर की है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कावेरी सीड के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। डाउन साइड ने 420 415 के लेवल के आसपास स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया, और वहां से स्टॉक ने रैली लिया 550 की तरफ। अगर हम लोग बीते कई दिनों की बात करें, अभी भी मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। हालांकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर के चलते स्टॉक फिसला जरूर है ऊपरी स्तरों से, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 490 से 495 के जोन में स्टॉक इंटैक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। तो मेरी सलाह रहेगी 490 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, या फिर जो भी आपकी बाइंग पोजीशन है 490 के स्टॉप लॉस से बने रहे। आने वाले सेशन में एक बार 540 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो आने वाले सेशन में 580 तक के लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कावेरी सीड पे मेरा नजरिया पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, तो कावेरी सीट पे पॉजिटिव नजरिया है, आप अभी भी बने रह सकते हैं इस शेयर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब से हमारे साथ गौरव जुड़े हैं फोन लाइन पर। गौरव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, जी गौरव जी, सवाल पूछिए अपना। कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मेरे पास TTML का स्टॉक है, टाटा टेली सर्विस। हेलो, ओके, कितना समय दे सकते हैं आप? जी मैं 6-7 महीने में, अगले साल तक भी वेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्षितिज आप ही सजेस्ट करिए। स्टॉक में TTML 79 पर इन्होंने एंट्री ली थी और मुनाफा भी हो रहा है। हालांकि हमने देखा कि पिछले एक आध महीने में तो स्टॉक में गिरावट ही नजर आ रही थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही अंदर एक तेजी भी आई और करीब करीब 12% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली, और इनको भी मुनाफा हो रहा है इस वक्त। दे सकते हैं 6-7 महीने का समय लगभग दे सकते हैं स्टॉक को। क्या राय होगी आपकी? बने रहने की राय देंगे या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए?
जी बिल्कुल पूजा, देखिए टीटीएमएल इन्होंने काफी अच्छे स्तरों पे लिया, स्टॉक फिसला, ऊपरी स्तरों से फिसला और एक बार डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में एक बार लो 78 79 के लगभग लो बनाया। मुझे लगता है उसी लेवल पे इन्होंने खरीदा है स्टॉक को और अच्छे लेवल पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करा है। देखिए ब्रॉडर चार्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है स्टॉक के, तो मुझे लगता है ये जो अपसाइड मोमेंटम स्टॉक ने कैच किया है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में, ये आने वाले सेशन में बिल्कुल कैरी करना चाहिए। तो आपको ये सलाह रहेगी कि आपके भाव से यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए। करंट भाव स्टॉक का है 93 80 94 के लगभग यहाँ पे ट्रेड कर है, तो मेरी सलाह रहेगी 85 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में होल्ड रखिए, पोजीशन अपनी इंटैक्ट रखिए। आने वाले सेशन में स्टॉक 104 रुपए तक शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से मूव कर सकता है। अगर थोड़ा सा आप लंबा होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है 120 तक के टारगेट पोटेंशियल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो टीटीएमएल पे नजरिया पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको सुझाव दिया, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। ठीक है, टाटा टेली में निवेशित रहने की सलाह है, बने रहिए इनफैक्ट। और 104 रुपए का पहला लक्ष्य होगा, उसके बाद 120 रुपए तक जाने का इसमें दमखम है। आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से सुरेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास केसीबी लिमिटेड के 500 शेयर है जी, और 149 में परचेस किया था। केसीपी लिमिटेड के शेयर आपके पास हैं? हाँ सर। ठीक है, 150 के आसपास की खरीद है, 110 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास केसीपी लिमिटेड नहीं, अगर केसीपी शुगर होता तो ये तस्वीर थोड़ी सी अलग होती सुरेश जी। खैर इस पर राय ज़रूर लेंगे। सनी, केसीपी इसको आप ट्रैक करते हैं? केसीपी लिमिटेड हमने देखा था कि ये शेयर ऊपर गया था और ऊपरी स्तरों से जिस लेवल पर इन्होंने बाय किया वो 52 वीक्स का हाइज है, वहां पर इन्होंने खरीद दिया और थोड़े से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि ये भाव फिर से लौट के आएंगे शेयर में? एक्चुअली आपने बहुत सही कहा अभिषेक कि इनके पास केसीपी शुगर होता तो बेहतर होता। केसीपी लिमिटेड स्लाइटली डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इसमें काफी सारे बिजनेसेस है, जैसे सीमेंट है, शुगर है, इंजीनियरिंग है, होटल, पावर है। इट्स अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी। बट इसमें मैं देख रहा था कि जो सीमेंट डिवीजन है इसका थोड़ा पिछले 1-2 क्वार्टर से लॉस बना रहा है। हालांकि कंपनी के जो वैल्यूएशन है तो अपना इतने महंगे नहीं है, तकरीबन 14 या 15 के पी पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें अभी होल्ड करके रखना चाहिए और जब भी स्टॉक में बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आएगी उस वक्त इन्हें जब मौका मिलेगा उस वक्त मे बी एट अ बाइंग प्राइस यू कैन एग्जिट एट दैट रेट। लेकर ये भी, लेकिन एक और शेयर इनके पास है जयश्री टी के 500 शेयर हैं 114 रुपए के भाव पर। ये भी थोड़ा सा ऊपर लिया है। जयश्री टी की बात हो रही है, चाय वाली कंपनी, ये केमिकल वाला शेयर आप दिखा रहे हैं, इसको हम बदलेंगे। लेकिन फिलहाल जो भाव है 94 रुपये 90 पैसे के आसपास के भाव है जयश्री टी के। 114 की बाइंग है इस पर। क्षितिज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि बार बार ये शेयर 105 रुपये के आसपास जाता है तो थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई देता है। अभी आपको क्या उम्मीद है, क्या नीचे से रिवर्सल आएगा या फिर थोड़े से करेक्शंस और बढ़ सकते हैं अभी? देखिए अभिषेक, यहाँ पे अगर जयश्री टी के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं बीते दिनों में जिस तरीके की वी शेप रिकवरी स्टॉक पे देखने को मिली है, ऊपरी स्तरों से स्टॉक फिसल के गया था 86 रुपीज तक के लेवल पे और वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 95 के आसपास। खरीद का भाव इनका थोड़ा सा ऊपर है और हमने ब्रॉडर चार्ट्स में भी अगर बात करें तो देखिए ब्रॉडर चार्ट्स पे ये दर्शा रहे हैं कि स्टॉक एक दायरे से गुजर रहा है। डाउन साइड में 85 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का। अपसाइड की बात करें तो आपने बिल्कुल सही दर्शाया, यहाँ पे 105 के लगभग यहाँ पे एक बार फिर से सेलिंग आती है। तो मेरा जो नजरिया रहेगा, देखिए जिस तरीके की रिकवरी बीते 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मिली है, कहीं ना कहीं एक अर्ली इंडिकेशन है कि स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न बना दिया है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर बने रहिए। स्टॉप लॉस में आपको सुझाऊंगा 86 का। 86 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है आने वाले सेशन में स्लो एंड स्टेडी मूव्स देखने को मिलेंगे स्टॉक में। तो मेरा नजरिया पॉजिटिव रहेगा, स्टॉक में बने रहिए। बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। ये राय जयश्री टी में, और दोनों ही शुगर, माफ कीजिएगा, जयश्री टी और केसीपी शुगर का स्टॉक था इनके पास और दोनों ही स्टॉक्स में इनको राय दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्विटर के जरिए हमें सवाल आया है अजय जी का और इनका सवाल है टाटा पावर पर। 387 शेयर्स इन्होंने 222 के भाव पर लिए हुए हैं और जिस लेवल पर इन्होंने एंट्री ली वहां से भी स्टॉक में लगातार एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। करीब करीब 6000 के आसपास का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। इस पर 207 के पास टाटा पावर कारोबार भी कर रहा है। क्षितिज आप ही सजेस्ट करिए, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? क्या कमजोरी और दिखाई दे रही है और अगर हाँ तो फिर कुछ स्टॉप लॉस इनको सुझाएंगे और कब तक रिकवरी आ सकती है इस स्टॉक में?
यहाँ पे अगर हम लोग टाटा पावर के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बीते कई दिनों में स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। इनफैक्ट थोड़ा सा बैड लक मैं इनको बोलूंगा, जिस भाव पे इन्होंने लिया 220 के लगभग, वही स्टॉक का एक ब्रेकडाउन लेवल था। वहां से स्टॉक फिसल के डाउनसाइड की अगर बात करें तो 195 तक फिसला है। लेकिन कल से 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अगेन मार्केट के साथ साथ स्टॉक ने भी रिकवरी दी है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहते हैं तो बिल्कुल होल्ड करा जा सकता है। डाउनसाइड में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 190 से 192 के जोन में। तो मैं आपको सलाह दूंगा 192 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, स्टॉक के अंदर बने रहिए। हालांकि आने वाले सेशन में हो सकता है आपके भाव आने में थोड़ा समय लगाए, थोड़ा समय व्यतीत करे। जैसे मैंने बताया 220 के नीचे ब्रेकडाउन था, तो 220 को क्रॉस करने में थोड़ा मशक्कत फील करेगा। लेकिन एक बार 220 के लेवल अपसाइड में कटते हैं तो आने वाले सेशन में और भी अच्छे रिटर्न्स देखने की पूरी संभावना है। स्टॉक के अंदर बने रहिए, स्टॉप लॉस मैंने आपको सुझाव दिया है। ठीक है, 220 के ऊपर शेयर जाएगा टाटा पावर का, तो पावर यहां पर और दिखेगी, शेयर और मजबूत हो सकता है। लेकिन परसों के सत्र में हमने देखा था कि शेयर 200 रुपए के नीचे फिसला था। 193 रुपए का इंट्रा डे लो इसने टेस्ट किया था टाटा पावर के शेयर ने। 207 रुपए 60 पैसे का भाव आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से रोहित हमारे साथ हैं फोनलाइन पर। रोहित नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते सर जी मेरे पास अडानी पावर है जी। तकरीबन मैंने लिया था 397 पे, 250 क्वांटिटी है। सर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन जब से लिया है तब से नीचे ही जा रहा है तो प्लीज गाइड कीजिएगा। ठीक है, आपको गाइड करते हैं रोहित। पावर स्टॉक्स की कहानी ये रही है सनी की, अगर हम इस साल को 2 हिस्से में बांट दिए तो पहला हाफ पावर में हमने पावरफुल तेजी देखी, पूरे फ्लेवर में थे। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, एनर्जी की जो क्राइसिस थी, उसके चलते हमने देखा था कि एक रब ऑफ इफेक्ट आया था और ये शेयर बहुत तेजी से चले थे। हमने टाटा पावर में 300 के भाव देखे थे। अडानी पावर 450 रुपए तक ये शेयर गया था, 427 अगर मैं सही हूं तो ये उसका 52 वीक हाई था। और वहां से फिर हमने रिट्रेसमेंट देखा, फिर ये शेयर नीचे आते गए। हालांकि अडानी पावर ने 3 दिन तक लगातार ऊपर की सीढ़ियां बनाई है, 5% के अपर सर्किट लगे हैं। आज थोड़ा सा नरम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें जो तेजी की शुरुआत जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए थी खासतौर से इसके निवेशकों के द्वारा, वो हो चुकी है और अभी इसमें बने रहना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए इसको? अगर मैं पावर कंपनीज की बात करूं तो डेफिनेटली अदानी पावर की जो वैल्यूएशन है काफी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द अदर पावर कंपनीज लाइक टाटा पावर। तो डेफिनेटली ऑन अ रिलेटिव बेसिस अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा एज अ फ्रेश मनी तो आई वुड डिप्लॉय इन टाटा पावर। बट एनीवे अदानी पावर में हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो थोड़ा सा लंबा समय लगेगा इन्हें इनका लॉस रिकूप करने में, बने रहे कोई दिक्कत नहीं है। और इफ अगर आप लॉस बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से शिफ्ट होकर टाटा पावर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये राय पावर स्टॉक्स में आपको दे दी गई है, फंडामेंटल राय भी सुझा दी गई है और इस बीच टाटा पावर जैसे शेयरों पर भी आप नजर रख सकते हैं। और एक दर्शक का सवाल हमें आया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और इनफैक्ट हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल पे एक और गेस्ट मौजूद हैं। सरिता पंसारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांतिलाल छगन्ना सिक्योरिटी से। सरिता, थैंक यू सो मच टीना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। इस बीच एक दर्शक का सवाल आया है, वो भी लेंगे और आपसे ही राय जानना चाहेंगे उस पर। उत्तर प्रदेश से राज ने हमें सवाल भेजा है और इनका सवाल है शुगर स्टॉक पर। थोड़ी देर पहले हम जिन पर चर्चा भी कर रहे थे, बलरामपुर चीनी मिल्स, ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है 1000 शेयर्स 345 के भाव पर इनकी खरीद है। क्योंकि शेयर की क्वांटिटी है इस वजह से मुनाफा भी इनको अच्छा खासा हो रहा है 50,000 रुपए का। लेकिन सरिता, आपसे समझना चाहेंगे, शुगर स्टॉक्स खबरों के चलते काफी फोकस में भी रहते हैं और काफी वॉलेटाइल चाल भी रहती है इनकी। हाल फिलहाल सरकार भी काफी सारे कदम उठा रही है इस सेक्टर के लिए। ओवरऑल एक एनर्जी थीम बनता जा रहा है ये पूरा स्पेस। क्या व्यू बन रहा है आपका बलरामपुर चीनी पर? क्योंकि उतार चढ़ाव जिस तरह से बना रहता है और लकीली इनको मुनाफा हो रहा है स्टॉक में, मुनाफा बुक करने की राय देंगी या फिर चार्ट्स पर और तेजी नजर आ रही है आपको? पहले तो ये मेरे बधाई के पात्र है, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो यही है 340-345 का, जो इनकी खरीदारी है। तो और चार्ट्स पे भी ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है, सारे शुगर के काउंटर, स्पेशली बलरामपुर चीनी। और जब से इसके इथनॉल के जीएसटी में कटौती की खबर है, तो ये सारे शुगर काउंटर के लिए अच्छा होगा। तो बलरामपुर चीनी के लिए मेरी राय रहेगी कि अपनी कॉस्टिंग का स्टॉप लॉस रखे 345
और अभी इसके जस्ट अभी इसका चल रहा है भाव 397 400 के आसपास। तो इसका टारगेट 420 से लेके 500 तक का मेरा टारगेट है। तो ये धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे और फाइनल इनका स्टॉप लॉस 345 है। बलरामपुर चीनी में बने रहने की सलाह है 345 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, जैसा कि सरिता बता रही हैं। और निश्चित तौर पर जो ओएमसी जो ब्लेंडिंग करती हैं पेट्रोल में एथेनॉल की, उस पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया था और वो एक ठीक ठाक ट्रिगर का काम किया था शुगर स्टॉक्स के लिए। और हम लगातार मोमेंटम देख रहे हैं इस स्पेस में और दिग्गज कंपनियां निश्चित तौर पर बेनिफिशरीज होंगी बलरामपुर चीनी, या फिर हम देख रहे हैं कि श्री रेणुका में भी अच्छी तेजी बनी है। राघव का सवाल लेंगे, पंजाब से इनका सवाल है। इनके पास है वर्धमान टेक्सटाइल्स के 1000 शेयर हैं 499 रुपए के भाव पर। आपसे राय जानना चाहेंगे क्षितिज वर्धमान टेक्सटाइल्स के बारे में। 1000 की क्वांटिटी इनके पास है, 499 पर खरीदा है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए 1,73,700 रुपये का नुकसान है सिर्फ एक शेयर से। ज़ाहिर तौर पर चिंता काफ़ी ज़्यादा होती है। ऊपरी भाव पर खरीदे हैं और प्रति शेयर 175 रुपये का नुकसान है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि टेक्सटाइल में काफ़ी बज़ था और जो भी कंपनियां थी वहां पर अच्छा एक्शन बना था, लेकिन कई सारे शेयरों के भाव तो अपने ऊपरी स्तर से आधे आधे हो गए हैं। वर्धमान टेक्सटाइल्स, इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या राय देंगे आप? देखिए अभिषेक, यहाँ पे अगर हम लोग वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा सेल ऑफ स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। इनफैक्ट 550 से स्टॉक फिसल गए। डाउनसाइड की बात करें तो 250 रुपए तक आ गया था। लेकिन अगर अगर अब हम लोग शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स में कहीं ना कहीं अर्ली सिग्नल्स है कि स्टॉक एक रिवर्सल की तरफ तैयारी कर रहा है। देखिए इनके भाव आने में काफी समय लग सकता है। काफी ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ले रखा है 499 के आसपास, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 325 के आसपास। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे इतनी बड़ी पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करें। तो करंट लेवल से मैं आपको सुझाऊंगा 310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक 310 के नीचे स्टॉक नहीं फिसलता, मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पे एक बार फिर से बाउंस आना चाहिए। अपसाइड की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो स्टॉक का दिख रहा है वो दिख रहा है 348 से 350 के जोन में। उस जोन में एक बार स्टॉक आता है तो वहां पे हम लोग एक बार रिव्यू कर सकते हैं। बट डाउन साइड के लिए एक बार 310 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। स्टॉप लॉस के साथ वर्धमान टेक्सटाइल्स को इसमें इस शेयर में बने रहने की सलाह है। 340-50 वाली जो रेंज है वहां पर रेजिस्टेंस के आसार हैं, वहां पर जाए। एक बार फिर से आपको समीक्षा करनी चाहिए अपनी पोजीशन की, लेकिन फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह है आपके लिए। पंजाब से अमिताभ जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमिताभ जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास एक्चुअली एक यूनियन बैंक का शेयर है 43 पे 350 शेयर है सर। 43 के भाव पर 350 शेयर? हाँ जी। और सर एक मेरे पास टाटा मोटर है सर, 185 शेयर है 399 पे। आपने ये हाल फिलहाल महीने डेढ़ महीने के अंदर की खरीद है क्या अमिताभ जी? हाँ जी सर, मैंने अभी लिया था, 1 महीना पहले लिया था सर। ठीक है, चलिए राय जानते हैं। टाटा मोटर्स हैं और यूनियन बैंक है। 399 के भाव पर टाटा मोटर्स हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में थोड़ी सी कमजोरी है। 2 दिन ये शेयर थोड़ा सा स्ट्रांग रिकवरी दिखाया 385 रुपए के स्तरों के आसपास से, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा ये शेयर नरम पड़ रहा है। करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी है। और निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में इनफैक्ट ये शामिल है टाटा मोटर्स का। दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है, पहले नंबर पर है टाटा कंज्यूमर, सीएम ग्रुप की कंपनी है। टाटा मोटर्स, सनी क्या लगता है कि जो गिरावट होनी थी बुरी खबरों के चलते, क्या वो हो चुकी है? ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वाली रैली मिस किए थे 500-550 रुपए के, जब ये ऊपर गया था और वहां से एक स्टीप फॉल हमने देखा, क्या वैल्यू के लिहाज से अब ये शेयर ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा भरोसा है आपको? तो बेसिकली आपने सही कहा कि अगर मैं टाटा मोटर्स का बिजनेस का थोड़ा एनालिसिस करूं तो उसका 80% बिजनेस इंडिया के बाहर से आता है, जो कि मोस्टली जेएलआर पोर्टफोलियो है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशनरी नैरेटिव के चलते हुए चाइना की जो दिक्कत है, यूरोप की दिक्कत है, उसके कारण ये स्टॉक प्रेशर में आया है। और जितनी भी निगेटिव न्यूज है, मुझे लगता है कि प्राइस में कहीं ना कहीं फैक्टरी हो चुकी है। मे बी आई मीन इनकेस अगर मार्केट सेंटिमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें मे बी 360-370 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए ये रेंज बाउंड ही रहेगा। मे बी ऑन अपर साइड 400-420 में बी द कैप, और नीचे में कहीं ना कहीं 375-370, तो रेंज बाउंड ट्रेड करेगा थोड़े समय के लिए। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये भी, लेकिन
थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको हम यूनियन बैंक पर भी राय देंगे। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा शेयर नीचे जरूर आया है, लेकिन क्या फिर से चलेगा या फिर थोड़ा सा अब एक दायरे वाले जोन में रहेगा, ये समझेंगे। एक हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले, हमारे दर्शक के पास है 43 रुपए के भाव पर 350 शेयर हैं। क्षितिज, ऊपरी स्तर से हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई है ये पीएसयू बैंकों में, क्योंकि जो छोटे बैंक्स हैं वहां पर हमने धुआंधार तेजी भी देखी थी। तो ये करेक्शन थोड़ा सा लाजमी है। 78 रुपए के आसपास आ गया है 94 रुपए के स्तर को छूने के बाद। 43 की खरीद है, अभी भी इनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। आप ये बताइए, क्या इसको होल्ड करना चाहिए? अभी भी थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है, और स्टॉप लॉस भी बताइएगा इनको। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभिषेक, अगर यूनियन बैंक की बात करें तो पहले तो इनको काफी मुबारकबाद, क्योंकि काफी निचले स्तरों पे लिया और स्टॉक ऑलमोस्ट वहां से डबल हो चुका था। 90 रुपए 92 रुपए के करीब स्टॉक में लेवल टेस्ट करे थे और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक डाउन साइड में फिसला है। पर देखिए चार्ट्स के ऊपर अभी भी ये पॉइंट आउट हो रहा है कि चार्ट्स अभी खराब नहीं है। आने वाले सेशंस में जिस तरीके से पीएसयू बैंक से आप परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले साल में और आने वाले महीनों में ये स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म करते दिखेंगे। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि देखिए आपने काफी निचले स्तरों पे लिया, 45 रुपए के लगभग लिया है स्टॉक का। मैं ब्रॉडर चार्ट्स की बात करूं तो जब तक स्टॉक 65 से 70 रुपए के जोन के ऊपर होल्ड ऑन कर रहा है, स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है कि 3 फिगर मार्क यानी कि 100 रुपए तक के ऊपर मूव कर सकता है। तो स्टॉक में मेरी बने रहने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के हिसाब से नजरिया रहेगा, मैंने आपको जैसे लेवल सुझाए, 65 रुपए के नीचे अगर फिसलता है तो थोड़ा सा कंसर्न आता दिखाई देगा स्टॉक के अंदर। लेकिन जब तक 65 रुपए के ऊपर स्टॉक होल्ड ऑन कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया 100 रुपए के जाने का स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है, तो स्टॉक के अंदर बिल्कुल बने रहे। बने रहने की राय यूनियन बैंक में आपको दी जा रही है। अभी भी आपको मुनाफा ही हो रहा है, 100 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में, तो बने रहिए यूनियन बैंक में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का, और हमारे खास सेगमेंट का वक्त है कमोडिटी की ABCD। और कमोडिटी की ABCD में हम आपको हमेशा की तरह बताते हैं एक कुछ खास टॉपिक विश्व मोहन हर रोज रिसर्च करके लिए आपके सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ से सीधे चलते हैं विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, बताइए आज का टॉपिक क्या है? देखिए, आज कमोडिटी की ABCD में हमने चुना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएंगे, क्योंकि रबी फसलों का सीजन चल रहा है, इसकी बुआई जोरों पर है, अब कुछ दिनों में बंद भी होने वाली है। तो 31 दिसंबर तक लास्ट वक्त है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्राकृतिक नुकसान से आपके फसलों को नुकसान हो, तो इसकी भरपाई अगर आप चाह रहे हैं तो आपको फसल बीमा योजना से इनरोलमेंट कराने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त है। आपको कितना यहाँ पर बीमा देना, जो भी सम एश्योर्ड होगा, जो भी आपकी फसल के आकलन करके जो बीमा कंपनियां करेंगी, सम एश्योर्ड जितना होगा उसका 1.5% रबी सीजन में, 2% खरीफ सीजन में। अगर बागवानी वाली फसलें या कमर्शियल क्रॉप्स है तो 5% तक आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा कुल सम एश्योर्ड का। बाकी का प्रीमियम सरकार, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार मिलकर भरती हैं। तो एक सब्सिडाइज्ड रेट पर बहुत ही कम प्रीमियम भरकर आपको बड़े नुकसान की यहाँ पर भरपाई हो जाती है। तो यहाँ पर किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको? सबसे पहले आपको फोटो, ID कार्ड, बैंक अकाउंट के डिटेल्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एड्रेस के प्रूफ वगैरह, ये सारे यहाँ पर आपको बीमा लेने के लिए, फसल बीमा योजना में जाने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। साथ ही फसल की बुआई के दिन की तारीख से लेकर फसलों की सारी डिटेल्स, जमीन के जितने भी डिटेल्स होंगे, चाहे वो खाता खिसरा नंबर हो, अगर आपने बटाई पे लिया है, बटाईदारों की ज़मीन है, तो फिर वो जो उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ होगा वो एग्रीमेंट की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप फसल बीमा योजना के लिए इनरोल करा पाएंगे। और एक बार जब बीमा कंपनियों के जो एजेंट्स होंगे या उनके जो प्रतिनिधि होंगे, वो पूरी तरह से खेतों का आकलन करके आपके लिए वो डॉक्यूमेंट पूरी तैयारी करके फिर आपको दे देंगे। और अगर कोई नुकसान की भरपाई होती है तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम करना भी यहाँ पर बहुत ही आसान है। टोल फ्री नंबर दिया गया हुआ है, जनसंपर्क सेंटर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे सरकारी बैंकों के ऑफिसेस में इसके लिए अलग से सेंटर बना हुआ है। तो तमाम तरह की सुविधाओं का आप फायदा ले सकते हैं। और PM फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर भी जाके पूरी डिटेल, pmfby.gov.in करके वो वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और बीमा का क्लेम भी कर सकते हैं।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में अभी आपको विश्व मोहन बता रहे थे, और किस तरीके से आप इसका फायदा ले सकते हैं, कहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये पूरी डिटेल आज शाम हर्षा में आपके सामने लाकर हम रख रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है विजय जी का, और इनका सवाल है एस्ट्रल लिमिटेड पर। एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर्स हैं इनके पास, 500 शेयर्स इन्होंने 400 के भाव पर लिया हुआ था। लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफी समय से इन्होंने होल्ड किया हुआ था ये स्टॉक, और क्लियरली उसका फायदा भी हो रहा है। करीब करीब 7 लाख से ज्यादा का फायदा इनको इस वक्त इस स्टॉक में यहाँ पर हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे इसका? एक बार लॉन्ग टर्म क्षितिज से एक बार राय ले लेते हैं। क्षितिज, एस्ट्रल लिमिटेड काफी समय से होल्ड किया है इन्होंने स्टॉक को, 2000 के ऊपर के लेवल्स भी इन्होंने देखे होंगे, लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक गिरावट जारी है एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर में। इनको कुछ मुनाफा बुक करने की राय देंगे आप, या अभी भी बने रहे? चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? क्या जो 2000 के लेवल्स हम देखते थे उसके ऊपर वापस से निकलेगा ये स्टॉक? देखिए पूजा, यहाँ पे अगर हम लोग एस्ट्रल की बात करें तो काफी निचले स्तरों से लिया और काफी पेशेंस के साथ स्टॉक होल्ड किया है, काफी ज्यादा मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए सलाह तो हमेशा ये रहती है कि जब भी मुनाफा हो थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट निकालते रहना चाहिए मार्केट से, उसके बाद चर्निंग करनी चाहिए दूसरे सेक्टर या दूसरे स्टॉक्स के अंदर। हालांकि अब यहाँ पे एस्ट्रल के ऊपर सवाल था होल्ड ऑन करने का, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे चार्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है, हो सकता है आप अगला रनअप लेने में स्टॉक थोड़ा सा समय जरूर लगाएगा। वीकली चार्ट की अगर बात करें तो डाउन साइड में 1850 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं अगर बात करें अपसाइड की तो 2200 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो 1800 से 2200 के जोन के अंदर ट्रेड होता दिखाई देगा आने वाले सेशंस में। कंसोलिडेशन काफी लंबे समय तक दिखाएगा, और अगला रनअप जो स्टार्ट होगा स्टॉक का 2400 रुपए के लेवल से एक बार डिसिसिवली क्रॉस करता है, उसके बाद ही नेक्स्ट रैली स्टार्ट होगी स्टॉक में। टिल देन यू कैन एक्सपेक्ट साइडवेज मूवमेंट। तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़े लंबे नजरिए के हिसाब से 1500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 1500 तक स्टॉक जब तक होल्ड कर रहा है यहाँ पे बुलिश ट्रेंड स्टॉक में जारी रहेगा। ठीक है, 1500 ये लेवल है जिसको आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए, और इसको आप नोट करके भी रख सकते हैं। लेकिन चलिए बाजार पर लौटेंगे, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी बिल्कुल एक टाइट रेंज में है, 18,000 के सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज है इस साल की आखिरी एक्सपायरी दिसंबर सीरीज की, जो कि बहुत ही क्रूशियल होती है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं 42,500 के आसपास है, और आज एक्सपायरी किन स्तर पर होगी इसको लेकर हमने बड़े एक्सपर्ट्स के बीच में एक पोल करा है, और पोल के नतीजे 11 बजे लाने का भी खास मकसद है, क्योंकि बाजार तब तक थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, डेटा जो होते हैं वहां से क्लियर संकेत आने लगते हैं, और आपको फिर स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने, और समझा है कि आज एक्सपायरी किस ओर होगी, आज बाजार का दायरा क्या होगा। डिम्पी बताइए क्या नतीजे हैं एक्सपायरी पोल से? क्या मान के चलें कि जो रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं 18,000 से 18,200 की, वो इंटैक्ट रहेगी, इसी के बीच में एक्सपायरी होगी? हाँ, ज़्यादातर ब्रोकर इस पक्ष में है कि 18,000 से लेकर 18,200 के बीच में डेरिवेटिव एक्सपायरी दिसंबर सीरीज़ की हो जाएगी। और जैन सीरीज़ जब आप जा रहे हैं तो एक वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्निंग्स की सीरीज़ है और ठीक बजट से पहले की सीरीज़ है। हमने कुछ पुराने डाटा के साथ भी इसको क्लब किया, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने कितने परसेंट ब्रोकर्स ये कह रहे थे कि इस बार का सीरीज़ का दायरा क्या रहेगा। जैसे 18,000 से 18,200 के बीच में 45 ब्रोकर्स का मानना है कि ये सीरीज़ की हमारी रेंज रहेगी। हमने ऊपर और नीचे के लेवल्स भी पता किए हैं। मान लीजिए 18,000 के नीचे आ जाए मार्केट तो उसके चांसेस कितने हैं, तो वहाँ पर चांसेस 30% बनते हैं इस बार, कि 30% चांसेस इसके भी बनते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों को अगर आप क्लब कर लेंगे 45% और 30%, तो मेजॉरिटी हिस्सा ये कहता है कि आज के दिन हम 18,200 पार नहीं करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बेहद कम होती जा रही है जैसे समय और पास होता जा रहा है। तो 18,000 से 18,200 के बीच में चांसेस ज़्यादा है कि आज सीरीज़ हम निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज कर दें। सेम बैंक निफ्टी का भी हमने व्यू पॉइंट पता किया। बैंक निफ्टी का क्योंकि इंडेक्स बड़ा है, 42,000 का इंडेक्स है, तो इसलिए इसके अंदर वॉलेटिलिटी के हमने 4 हिस्सों में बना दिया था इसको।
पहला हिस्सा ये है कि क्या कितना 42,300 के नीचे जाने के चांसेस कितने हैं। तो वहाँ पर अगर आप चांसेस देखेंगे तो 10% है, यानी कि आज हमारा बेस अगर 42,500 ब्रेक हो भी जाता है तब भी कम से कम 42,300 के नीचे तो नहीं जाएंगे। ये फेक ब्रेक होगा और वापस ऊपर भी आ सकता है, लेकिन वो 42,300 नहीं ब्रेक करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, चांसेस सबसे ज़्यादा 42,500 से लेकर 42,800 के बीच में है, जिसके बीच में कल भी हमने क्लोज किया था, आज भी शायद इसी के बीच में हम क्लोज कर जाएंगे। इसके ऊपर के चांसेस 25% और 43,000 के ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, तो वो भी कम है, वो सिर्फ 15% है। तो कुल मिला के आप मान के चलेगा कि 42,500 से 850 के बीच में बैंक निफ्टी, 18,000 से लेकर 18,200 के बीच में निफ्टी आपको इस बार की सीरीज क्लोज होती हुई दिखेगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं इस सीरीज की क्लोजिंग के साथ जरूर जोड़ना चाहूँगा, जनवरी के अंदर जहाँ पे अब आप एंटर कर रहे हैं, हमने पिछले 3 साल का डाटा निकाला हुआ है, 20, 21 और 22 में क्या क्या हुआ था जनवरी में, तो हर बार तीनों बार नेगेटिव था। तीनों बार परसेंटेज करीब 1 से 2% के बीच में था। ना तो शायद ज़्यादा रिटर्न मिले, ना ही बहुत बड़ा रिटर्न मिले, ऐसा जनवरी सीरीज़ का पुराना डाटा बताता है। लेकिन अगर आप इसी बेसिस को दिसंबर के साथ कनेक्ट करेंगे तो पिछले 4 साल से दिसंबर सीरीज़ पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, लेकिन इस बार की दिसंबर सीरीज़ YTD और Y2M ये नेगेटिव सीरीज़ दे रही है। तो ये रिवर्सल के चांसेस भी हैं कि जनवरी के अंदर जैसे सुबह हमारे मैनेजिंग एडिटर भी आपको बता रहे थे, निकुंज भी, कि जनवरी के अंदर हो सकता है इस बार पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि पिछली बार से 3 बार से हम नेगेटिव देख रहे हैं और पिछले 3 बार से दिसंबर जो हम पॉजिटिव देख रहे थे उसको नेगेटिव देख रहे हैं। तो कन्वर्जन हो सकता है इस बार की सीरीज के अंदर जो अगली आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी सीरीज में थोड़ा सा उत्साह लौट सकता है तेजी की तरफ, लेकिन जो पोल और डिम्पल लेके आए हैं 18,200 क्रॉस नहीं होगा, ये पुख्ता हो गया। 43,000 निफ्टी बैंक पर क्रॉस नहीं होगा, ये भी इस चीज से साफ हो जाती है। तो थोड़ा सा सावधानी से आपको ट्रेड करने की सलाह देगी। इस पोल को थोड़ा सा और हम एलेबोरेट करेंगे और हम डिम्पल से आगे ये भी जानेंगे कि जनवरी सीरीज में जाते हुए आपको कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना है। बड़े एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और वो शेयर भी हम 18 स्वदेश पर दिन के दौरान आपके लिए हम लेकर जरूर आएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया डिम्पल आपका इस बेहतरीन पोल के लिए एक्सपायरी को लेकर। अब आगे बढ़ेंगे, पंजाब से संदीप को जोड़ेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर। जी सर मेरे पास प्रिज्म जॉनसन है सर, 500 शेयर है। प्रिज्म जॉनसन आपके पास है, राइट? जी सर, 1 to 5 बाइंग है सर। ठीक है, 125 की खरीद है, 100 रुपए के आसपास प्रिज्म जॉनसन का शेयर ट्रेड कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट पैक में क्षितिज चौतरफा आज कमजोरी है। जहां पे शेयर खुले वहां से गिरावट थोड़ी सी और बड़ी है, चाहे आप श्री सीमेंट को देख लीजिए, अल्ट्राटेक को देख लीजिए, जेके सीमेंट को देख लीजिए, ये तमाम शेयर नीचे आए हैं खुलने के बाद। हालांकि प्रिज्म जॉनसन में देखने की एक सपोर्ट लेकर नीचे से 100 रुपए के आसपास से थोड़ा सा वहां संभलने की कोशिश ये कर रहा है, लेकिन इनके खरीद भाव से अगर हम शेयर को देखेंगे तो 25 रुपए के आसपास का नुकसान है प्रति शेयर। आपको लगता है कि अब अपने सपोर्ट्स के आसपास ही है शेयर ये? हालांकि 52 वीक लो भी इसका 96 रुपए के आसपास का है। क्या अभी बने रहे इसमें या फिर कोई और राय होगी आपकी? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे आपने सही पॉइंट आउट किया, काफी ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 95, 96 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट मुझे लगता है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर, ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर स्टॉक में बनते आ रहे हैं, स्टॉक ने एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है चार्ट्स के ऊपर। मुझे लगता है एक बार 95 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे पोजीशन में बने रहे। अगर स्टॉक 95 रुपए के नीचे फिसलता है तो काफी ज्यादा हैवी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो आपको ये सलाह रहेगी कि आपकी जो भी पोजीशन है स्टॉक के अंदर 95 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। बिकॉज मुझे लगता है एक बार 95 के लेवल्स डाउनसाइड में ब्रेक होते हैं तो स्टॉक एक बड़ा सेल ऑफ देखेगा, व्हिच कैन टेक स्टॉक टुवर्ड्स 86, 85 लेवल्स एज वेल। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करने की जरूरत है 95 रुपीस का। ठीक है, तो प्रिज्म सीमेंट में ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फेसबुक के जरिए हमें सवाल भेजा है हेमलता जी ने, और इनका सवाल है SBI कार्ड पर 1000 शेयर्स इन्होंने 1015 के भाव पर लिया हुआ था, थोड़ा ऊपरी लेवल पर लिया और वहां से देखिए स्टॉक में इनको नुकसान भी हो रहा है। इस पर 785 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 30,000 के लगभग इनको नुकसान भी इस वक्त स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे साल हमने देखा तो अगर ओवरऑल रिटर्न देखें तो स्टॉक में करीब 15% की गिरावट
गिरावट देखने को मिली है और खबर भी ऐसी निकल कर आ रही है कि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इस तरह की खबरें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। सरिता, आपका क्या व्यू बन रहा है SBI कार्ड में और कितना नीचे जा सकता है ये स्टॉक? 1015 पर इन्होंने लिया हुआ था, कुछ स्टॉप लॉस सुझाएंगी इन्हें? SBI कार्ड के अगर मैं चार्ट देखूं तो चार्ट पर फिलहाल तो कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना होगा। अगर ये 650 के नीचे जाता है तो मेरी सलाह रहेगी कि आउट हो जाए, और नहीं तो फिर इसका 650 के बस स्टॉप लॉस है और इसके टारगेट्स है 850, 940 और 130, क्योंकि फिलहाल चार्ट इसका नेगेटिव ही बना हुआ है, इसीलिए हम लोग को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पे रखना होगा। ठीक है, SBI कार्ड को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ उड़ीसा से गणेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गणेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरे पास सुप्रिया लाइफ साइंस का है 50 शेयर, 285 रुपीज का प्राइस है। 285 रुपए के भाव पर सुप्रिया लाइफ साइंसेज सुप्रिया लाइफ साइंस 50 शेयर है सर। कोई और शेयर भी आपके पास? डॉक्टर लाल पैथलैब। क्या बोले सर? कोई और शेयर डॉक्टर लाल पैथलैब आपके पास है? हाँ, उसका भाव सर 2776, उसका 22 शेयर है सर। 2776 के भाव पर है डॉक्टर लाल पैथलैब, तकरीबन प्रति शेयर 500 रुपए का यहाँ नुकसान हो रहा है। सुप्रिया लाइफ साइंस से 285 के भाव पर, इसमें भी प्रति शेयर 50 रुपए के आसपास का नुकसान है। तो एक में 500 का, एक में 50 रुपए का। हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है सुप्रिया लाइफ साइंसेज उतार चढ़ाव के बाद, लेकिन इसमें 600 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था। API बनाने वाली कंपनी है ये सनी। अच्छा ठीक है, क्षितिज हमारे साथ हैं। क्षितिज, आपसे राय जानना चाहेंगे, सुप्रिया लाइफ साइंस अब लगता है कि कोई सपोर्ट लेकर यहाँ पे ठहरेगा शेयर, या फिर अभी डाउनसाइड और दिख सकता है इस शेयर में? देखिए अभिषेक, सुप्रिया लाइफ साइंस की बात करें तो काफी ऊपरी स्तरों पे स्टॉक इन्होंने परचेज किया है। स्टॉक एक कंटिन्यूअसली डाउनसाइड विटनेस कर रहा है। सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर बॉटम पैटर्न काइंड ऑफ अ सीन ऑन टू द ब्रॉडर चार्ट्स एज वेल। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो कहीं पे भी फिलहाल पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहे हैं। डाउनसाइड में विद द फॉल इन प्राइस वॉल्यूम्स बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले सेशन में स्टॉक और ज्यादा फिसलने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से आप एक बार एग्जिट ले लीजिए। 233 235 के लगभग यहाँ ट्रेड करें। अगर कोई टेक्निकल बाउंस आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल स्टॉक 240 से 250 के लेवल्स को अपसाइड में ब्रेक करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा नेगेटिव है। स्टॉक में से एक बार एग्जिट लेने की मैं सलाह दूंगा। एग्जिट लेने की सलाह है क्षितिज की। क्षितिज, आपके नजर में कोई एक बढ़िया शेयर आप सुझाएंगे गणेश को जहां पर वो स्विच कर सकें? देखिए यहाँ पे फिलहाल अभी जो हम लोग एक्शन देख रहे हैं कि मार्केट का मूड जो है थोड़ा सेक्टर्स रोटेशन चल रहा है, तो आपको सलाह रहेगी अगर इस स्टॉक में से आप निकलते हैं, किसी दूसरे स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं, तो फिलहाल जो आप फोकस रख सकते हैं या तो किसी फर्टिलाइजर स्टॉक के ऊपर फोकस रखिए या फिर किसी शुगर स्टॉक के ऊपर फोकस रखिए। देखिए शुगर स्टॉक्स में आज थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और बीते कई सेशंस में हम लोगों ने देखा कि गिरती मार्केट में भी शुगर स्टॉक्स कहीं ना कहीं अपने गेन्स को होल्ड करते दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मेरी सलाह रहेगी दालमिया शुगर के अंदर आप एक बार यहाँ पे या फिर बलरामपुर चीनी स्टॉक के अंदर यहाँ पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। स्टॉक्स में अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ से अपसाइड रैली दिखाने का। तो फार्मा काउंटर अभी इतना पॉजिटिव नहीं निकल के आ रहा, तो मेरी सलाह रहेगी या तो फर्टिलाइजर में मूव कर चाहिए या फिर जैसे मैंने सुझाया शुगर स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो बलरामपुर चीनी वुड बी माय ऑप्शन टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन। ठीक है, तो शुगर में या फिर फर्टिलाइजर में, और ये दोनों ही स्पेस। शुगर में हम लगातार खबरें देख रहे हैं, एथेनॉल वाला प्ले है, चीनी के दाम ऊपरी स्तर पर पहुंचने का इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है चीनी का, उसके चलते भी लगातार हमने एक्शन मिठास देखी है शेयरों में। लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब, क्षितिज इस पर भी राय दीजिए। बिल्कुल एक ट्रेडर मेंटेलिटी वाले ये शेयर हो गए हैं, खबरें आती हैं तो शेयर चढ़ जाते हैं, फिर स्टीम निकल जाता है। इसमें भी प्रति शेयर करीब हम देख रहे हैं कि 500 रुपए के आसपास का नुकसान है। 27 वाला इनका भाव है, 2200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे इसमें आप? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो इसके स्टॉक के भी कुछ खास पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहे हैं। स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा सेल ऑफ देखा। इनफैक्ट 4200 4300 के लेवल से स्टॉक फिसलता हुआ डाउनसाइड में 1800 की तरफ मूव कर गया था। वहां से जो स्टॉक में एक बाउंस देखने को मिला है, करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है
2250 2260 के जोन के आसपास, लेकिन वो मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस ही है। चार्ट स्ट्रक्चर कुछ खास पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है आने वाले सेशंस में अगर 2250 के नीचे फिसलता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉक वहां से और ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि एक बार फिर से स्टॉक को 1950 की तरफ मूव करता दिखाई देगा। तो फिलहाल आपको सलाह रहेगी लाल पैथ लैब में से एक बार आप एग्जिट ले लीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर्स आर नॉट ऑन टू द पॉजिटिव साइड एज ऑफ नाउ। ओके ठीक है, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब से एग्जिट करने की राय, चार्ट्स में और कमजोरी नजर आ रही है इस वक्त। मुंबई से इस्माइल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरे पास लुपिन है 100 शेयर 770 के रेट में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं रख सकता हूँ कितने टाइम तक? मैं बता सकते हैं आप? बिल्कुल। सरिता आपसे सवाल होगा, ये 770 पे लिया था इन्होंने, थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया है, और हमने वैसे देखा था पिछले 6 महीने में लुपिन में काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखा, अच्छी तेज़ी वहाँ पर आई थी, और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये एक आध ड्रग्स में हैं ऐसे मौजूद हैं जिससे कि इनको फ़ायदा भी काफ़ी हो सकता है। बट हाल फिलहाल में क्योंकि इनकी एंट्री थोड़े ऊपरी लेवल पर है, इसलिए इनको यहाँ पर नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको? बने रहने की राय देंगे स्टॉक में, लुपिन में? फिलहाल अभी जैसे फार्मा स्टॉक चल रहे हैं, कोविड का अगर हम लोग नजरिया देखें, जो कोविड की बातें चल रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक लॉन्ग टर्म रख सकते हैं चार्ट में। इसकी भी हम लोगों ने देखी है, ऊपर से ये 1200 के भाव से गिरता हुआ नीचे 700 पे आ गया है। तो यहाँ इसकी, और ये लॉन्ग टर्म ये रख सकते हैं इनको जैसे लॉन्ग टर्म शेयर्स चाहिए, तो हम लोग इसका 550 का एक एसएल स्टॉप लॉस रख के इसे भी हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट होगा 800 का, और उसके बाद 900। ठीक है, बिल्कुल सीधा 800 पहला टारगेट, 900 रुपये दूसरा टारगेट ल्यूपिन के लिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि आज थोड़े से फार्मा स्टॉक्स कमज़ोर हैं, हॉस्पिटल वाले शेयरों में भी आज थोड़ी सी रौनक गायब है, जो कि कोरोना की चिंताएं बढ़ने के साथ जो लौटी थी, वहाँ से हम थोड़ी सी निराशा अब देख रहे हैं। लेकिन अगले दर्शक को जोड़ेंगे, और संजय हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, आपके यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस वक्त, क्या स्थिति है, और सवाल भी बताइए अपना। हाँ, हेलो जी संजय बताइए। सुन पा रहे हैं मुझे? जी संजय, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मेरा पूछना है, मेरे पास 100 शेयर हैं अडानी पावर के, तो उसका थोड़ा फ्यूचर के बारे में जानना है कि अभी उसका क्या है। अभी कल तो 303 पे आया था, और फिर आज 296 ऐसे वो रोल आउट हो रहा है। तो क्या है आपकी अकॉर्डिंग, आपके एक्सपर्ट एडवाइस क्या है? 378 थोड़े से ऊपरी भाव पर आपने शेयर लिए थे संजय। क्षितिज, अडानी पावर 3 दिन की लगातार तेजी, इनफैक्ट अपर सर्किट, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने लोअर लेवल्स पर लिया था। लेकिन संजय क्या करें, इनके पास तो 378 वाले भाव का है। देखिए, थोड़ी देर पहले भी हम लोग एक दर्शक के साथ अदानी पावर के चार्ट्स के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने क्लियरली बताया था स्टॉक ने एक अर्ली साइंस जरूर दिए हैं एक रिवर्सल बनाने के लिए। जो ऊपरी स्तरों से एक सेल ऑफ देखने को मिला था, स्टॉक फिसल के 250 रुपए तक मूव कर गया था, इनफैक्ट अगर हम 4 से 5 दिन पहले देखें। लेकिन जिस तरीके के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अर्ली संकेत है कि स्टॉक यहाँ से रिकवरी मोड अपना जारी रख सकता है। आने वाले सेशन में देखिए 315 से 320 का जो जोन रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। अगर स्टॉक 320 के ऊपर स्टॉक मोमेंटम कैच करता है, तो आने वाले सेशंस में ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स आप 400 रुपए के लेवल भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। डाउनसाइड के लिए मैं आपको बताऊंगा, जब तक 270 के लेवल्स डाउनसाइड में इंटैक्ट है, स्टॉक अपने बुलिश मोमेंटम को कैरी रखने की बिल्कुल चेष्टा करेगा। तो 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अपसाइड जैसे लेवल मैंने आपको सुझाया 320 के ऊपर निकलता है, तो स्लो एंड स्टेडी स्टॉक 370 से 400 के जोन्स में धीरे धीरे निकल जाएगा। तो 50 रुपए के आसपास की रेंज है, 270 पर सपोर्ट है, वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 320 रुपए अगर क्रॉस करता है, तो फिर 400 वाली पावरफुल रफ्तार अडानी पावर में शुरू हो जाएगी, ऐसा क्षितिज को दिख रहा है आंकड़ों के आधार पर। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि अब ट्रैक मुड़ने पर जो ट्रेनों की गति धीमी पड़ जाती है, वो धीरे धीरे पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक रेलवे जल्द ही टिल्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल
ग्लोबल टेंडर निकाल सकती है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुड़ाव पर भी ट्रेनें ज्यादा स्पीड से दौड़ सकेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी राहत, खुशखबरी के तौर पर काम करेगी ये खबर। बताइए क्या डिटेल्स हैं इसके? भारतीय रेलवे का सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी पे ज़बरदस्त फोकस है, यानी कि तेज गति से लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ट्रैवलिंग टाइम को कम करना। इस दिशा में वंदे भारत ट्रेन पहला सफल कदम रहा है, लेकिन अभी भी चुनौतियां तमाम हैं। उनमें से एक बड़ी चुनौती है ट्रैक्स के कर्व्स, यानी कि घुमावदार ट्रैक्स पे ट्रेन की जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन सूत्रों की माने तो रेलवे ने इस समस्या का, इस चैलेंज का एक समाधान खोज लिया है और उस तकनीक का नाम है टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। टिल्टिंग टेक्नोलॉजी दरअसल वो तकनीक है कि जब ट्रेन में ये तकनीक होती है तो कर्व्स पे ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड को, हाई स्पीड को मेंटेन कर पाती हैं। फिलहाल ये टिल्टिंग टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास में है, मसलन इटली, रशिया, जर्मनी, स्पेन, चाइना, इन जैसे ही देशों के पास में टिल्टिंग टेक्नोलॉजी है। लिहाजा सूत्रों की माने तो रेलवे मंत्रालय तैयारी कर रहा है एक ग्लोबल टेंडर लाने की। संभवतः अगले साल रेलवे इस टिल्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी कर सकता है। रेलवे की योजना ये है कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को भारतीय रेलवे के लिए लाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को उसके साथ में टाई अप किया जाए। एक टाई अप करने के लिए ये एक ग्लोबल टेंडर बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो कई दौर की बैठकें भी इन ग्लोबल प्लेयर के साथ में हो चुकी हैं। तो ये जो देश जिनके पास में टिल्टिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत में लाने की तैयारी इस वक्त चल रही है। आपको याद होगा कि साल 2016 में स्पेन की टालगो ट्रेन बहुत चर्चित रही है, क्योंकि टालगो ट्रेन उसमें टिल्टिंग टेक्नोलॉजी थी, जिसका सफल ट्रायल भारत में नई दिल्ली से मुंबई के बीच और एक और कॉरिडोर के बीच में किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार की कोशिश ये है कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाए, जिसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में हाथ मिलाया जाए। इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। शुरुआत में 100 वंदे भारत ट्रेन में टिल्टिंग टेक्नोलॉजी लगाने की योजना है और इसी दिशा में सरकार संभवतः अगले साल एक ग्लोबल टेंडर जारी कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो बजट में सरकार इस तरीके का ऐलान कर सकती है, टिल्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल टेंडर लाने की तैयारी में है सरकार। ये एक इंफॉर्मेशन रेलवे से जुड़ी आपके लिए, और ऐसे ही कुछ बजट से जुड़ी जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और धीरे धीरे हम आपको अपडेट भी इससे जुड़ा लाते रहेंगे। चलिए, फिलहाल समय की कमी, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। क्षितिज, सरिता जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम सवालों पर अपने व्यूज भी शेयर करने के लिए। तो फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।